हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। मैंने इस चैनल का नाम बदलकर स्टडी पॉइंट कर दिया है क्योंकि इसमें कोई यूनिक नेम नहीं था और यूट्यूब पर कई सारे चैनल इस नाम से बने हुए थे। तो आपको जब भी सर्च करना पड़ेगा आप लोग गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अक्टूबर की डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पशुधन से मीथेन उत्सर्जन। पशुधन से मीथेन उत्सर्जन होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो जितने भी हमारे कैटल्स हैं, उनसे जानवर हैं जो जुगाली करते हैं, इनसे मीथेन का उत्सर्जन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। और जो हमारा धान का खेत होता है, धान के खेत से भी बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए खाद्य और कृषि संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, ये है। और मीथेन का उत्सर्जन कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी गैसें जीएचजी गैसें हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कई सारे ऑप्शन देता है उसमें से। तो इसमें से मेंस के लिए है मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए भारत में पहल, मतलब भारत में कौन-कौन सी पहलें हैं और ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन का महत्व और जलवायु परिवर्तन पर इसका प्रभाव। जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार। और ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने पशुपालन, पशुधन और चावल प्रणालियों में मीथेन उत्सर्जन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसने एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी है पशुधन और चावल के खेतों में। पशुधन, कैटल्स और चावल के खेतों में होने वाले मीथेन उत्सर्जन के कारण जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालती है। ये जो रिपोर्ट है, जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव, जो भी मतलब मीथेन के प्रभाव पड़ते हैं, उनसे संबंधित है। यह रिपोर्ट सितंबर 2023 में FAO के पहले सतत पशुधन परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था। सतत पशुधन परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन हुआ था सितंबर में, इसमें इसको जारी किया गया था। IPCC की 6वीं मूल्यांकन की रिपोर्ट में वर्णित पेरिस समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के महत्व पर जोर देती है। जो IPCC की 6वीं आकलन रिपोर्ट है, वो पेरिस समझौते के जो उद्देश्य हैं, पेरिस समझौता हुआ था, उसके जो उद्देश्य हैं, तो उनको पूरा करने के लिए मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर उसके महत्व पर जोर देती है। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं। मीथेन उत्सर्जन के स्रोत, इसमें कौन कौन से स्रोत हैं मीथेन उत्सर्जन के? जुगाली करने वाले पशुधन और खाद्य प्रबंधन। वैश्विक स्तर पर मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में लगभग 32% का योगदान है। चावल के खेतों के अतिरिक्त 8% मीथेन उत्सर्जन होता है। चावल के जो खेत हैं, चावल के खेतों से 8% ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। कृषि खाद्य प्रणालियों के अतिरिक्त मीथेन उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली अन्य मानवीय गतिविधियों में लैंडफिल तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियाँ, कोयला खदानें इत्यादि, मतलब इन सभी से जो मीथेन गैस है निकलती है। नोट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंटिया आर्टियोडैक्टाइला, ये उपवर्ग, जो आर्टियोडैक्टाइला उपवर्ग है, इसके जो स्तनधारी जीव हैं, ये सभी जो जीव हैं, ये सभी क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं में क्या होता है? निकलती है मीथेन। इनमें से जिराफ, ओकपिस, हिरन, मवेशी, मृग, भेड़ बकरी जैसे जानवरों का एक विविध समूह शामिल है। अधिकांश जुगाली करने वाले जानवरों का उदर 4 कक्षों वाला होता है, 4 चैम्बर्ड, और पैर 2 खुरों वाला होता है। हालांकि ऊंट और चेवरोटेंस का उदर
तीन कक्षीय होता है, इन्हें अक्सर स्यूडो रोमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले पशुधन का प्रभाव। मीथेन के दैनिक उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान मवेशियों का है। मवेशी जो पालतू पशु हैं। भेड़ और बकरी का स्थान है। इसके बाद भेड़ और बकरी, कैटल्स जो है उसके बाद भेड़ और बकरी का स्थान है। जुगाली करने वाले पशुधन मांस और दूध प्रदान करने वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसीलिए वर्ष 2050 तक इन पशु उत्पादों की वैश्विक मांग 60 से 70% तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मांस और दूध इनसे प्राप्त होता है। तो इसलिए 2050 तक 60 से 70% तक इनकी मांग जो है बढ़ जाने, मतलब इन पशु उत्पादों की मांग, जो इन पशुओं के द्वारा जो उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी 60 से 70%। फीड दक्षता में सुधार। यह रिपोर्ट फीड दक्षता बढ़ाकर मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। मतलब जो पशु हैं उनके उत्पादों को बढ़ाना चाहती है और जो मीथेन का उत्सर्जन है उसको कम करना चाहती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। इसमें पोषक तत्व घनत्व और फीड पाचन शक्ति में वृद्धि, रूमेन माइक्रोबियल संरचना में बदलाव, नकारात्मक अवशिष्ट, फीड सेवन और अल्प चयापचय के शारीरिक वजन वाले जानवरों का चयन करना शामिल है। बढ़ी हुई फीड दक्षता। बढ़ी हुई फीड दक्षता फीड की प्रति इकाई उत्पादकता को बढ़ाती है। संभावित रूप से फीड लागत और मांस दूध संप्राप्ति के आधार पर कृषि लाभप्रदता में वृद्धि करती है। क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता कहाँ पर है? यह रिपोर्ट पशु उत्पादन बढ़ाने, मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए, बेहतर पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन और आनुवंशिकी के प्रभावों के मापन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता पर बल देती है। इस तरह के अध्ययनों से क्षेत्रीय स्तर पर निवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर समन रणनीतियों के प्रभाव को आकलन करने में मदद मिलेगी। मीथेन उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियाँ हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अध्ययन में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए चार व्यापक रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। पशु प्रजनन एवं प्रबंधन। पशुओं का जो प्रजनन है उनका और जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से किया जाए। आहार योजना पर उचित आहार और फीड प्रबंधन, मतलब जो उनका आहार है वो अच्छा किया जाए। जुगाली में बदलाव। चारा अनुसंधान। जो चारा है उस पर बेहतर अनुसंधान किया जाए और उसमें मतलब ऐसे चारे का महत्व बढ़ाया जाए जिसमें जो मीथेन है उसका उत्सर्जन कम हो सके। और जुगाली में बदलाव, उनकी जो जुगाली है उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसा उनके जेनेटिक परिवर्तन किए जा सकते हैं उसमें। चुनौतियों और अनुसंधान अंतराल। चुनौतियों में कार्बन फुटप्रिंट की गणना के लिए क्षेत्रीय जानकारी की कमी, सीमित आर्थिक रूप से किफायती मीथेन संबंध समाधान शामिल हैं। व्यवहारिक एवं लागत प्रभावी उपाय विकसित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। मीथेन गैस के बारे में जानते हैं। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन शामिल हैं। CH4 इसका जो सूत्र होता है, केमिकल नेम। यह ज्वलनशील है और विश्व भर में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस जिसका वायुमंडलीय जीवन का लगभग 1 दशक का होता है। 1 दशक अगर कहीं पर मीथेन उत्पन्न हुई, मान लिया जुगाली करने वाले पशुओं से या किसी धान के खेत से, तो 1 दशक तक मतलब 10 साल तक। और जलवायु को सैकड़ों वर्षों तक प्रभावित करती है, लेकिन जलवायु में इसका प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक, लगभग 100 वर्षों तक दिखता है। वायुमंडल में अपने अस्तित्व के प्रारंभिक 20 वर्षों में मीथेन का वार्मिंग प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक है। 20 वर्ष तक, स्टार्टिंग के जो 20 वर्ष हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उससे 80 गुना अधिक होता है इसका। मीथेन के सामान्य स्रोत तेल, प्राकृतिक गैस प्रणालियाँ, कृषि गतिविधियाँ, कोयला खनन एवं अपशिष्ट पदार्थ हैं। मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए पहल कुछ करी गई सरकार की तरफ से। भारतीय स्तर पर हरित धरा HD, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा को विकसित किया है जो मवेशियों के मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके विषय में जानकारी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि वो हरित धरा जो है जो विकसित किया गया ICR के द्वारा,
वो 17 से 20% तक इसको मतलब उपयोग करना चाहिए, और इसके परिणामस्वरूप अधिक दूध उत्पादन भी हो सकता है। ये भी एक अच्छी पहल है, अच्छी चीज़ है। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें चावल की खेती, मीथेन नियंत्रण विधियों जैसे जलवायु प्रत्यास्थ गतिविधियां शामिल हैं। जलवायु ये विधियां मीथेन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाने में योगदान करती हैं। ये जो विधि है, जलवायु अनुकूलन कृषि में राष्ट्रीय नवाचार, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, निक्रा इसको कह सकते हैं। निक्रा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने चावल की कृषि से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीकी विकसित करी है। निक्रा योजना के अंतर्गत ICAR ने चावल की खेत से ही मीथेन उत्सर्जन होता है, तो चावल की जो तकनीकी है इसको विकसित की है जिससे कम मीथेन उत्सर्जित होगी। इन प्रौद्योगिकियों में शामिल है चावल गहनता प्रणाली। यह तकनीकी पारंपरिक रोपाई वाले धान चावल की तुलना में 22 से 35% तक कम जल का उपयोग करते हुए चावल की उपज को 36 से 49% तक बढ़ा सकती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण, यह विधि पारंपरिक धान की कृषि के विपरीत नर्सरी को बढ़ावा देने, जल भराव और रोपाई की आवश्यकता को समाप्त करके मीथेन उत्सर्जन को कम करती है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम, धान की कृषि से दालें, तिल, मक्का, कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों को अपनाने से मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत स्टेज 4 मानदंड दिए गए हैं। भारत स्टेज 4 BS4 से भारत स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव। वैश्विक स्तर पर मीथेन चेतावनी की प्रतिक्रिया प्रणाली मार्स बड़ी संख्या में मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा को एकत्रित करेगा जो विश्व में कहीं भी मीथेन के उत्सर्जन की घटनाओं को पता लगाने की क्षमता रखता है। इस पर कार्रवाई के लिए संबंधित हितधारकों को सूचनाएं भेजता है। मार्स जो मिशन है। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन UNFCCC COP26 हुआ था। COP26 वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से 30% तक कम करने के लिए लगभग 100 राष्ट्र स्वैच्छिक प्रतिज्ञा में शामिल हुए थे, जिसे ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा COP26 में 100 देश स्वयं राजी हुए थे, और उनमें से 100 देशों मतलब 2020 में मीथेन है, 2020 के मीथेन के जो स्तर है उससे 30% तक 2030 तक 30% तक कमी करने में मतलब इस पर सहमत हुए थे। भारत वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं है। भारत ने इस पर साइन नहीं किया, मतलब ये सहमत नहीं था भारत। वैश्विक मीथेन पहल, ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। भारत वैश्विक मीथेन का जो प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं है। वैश्विक मीथेन पहल, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव GMI, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी साझेदारी जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन की पुनर्प्राप्ति और उपयोग में आने वाली बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। मीथेन प्रीलिम्स में UPSC सिविल सर्विसेज 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप के रूप में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा प्रदेश में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कूट सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। इनमें से तीनों कथन सही हैं। उत्तर डी सही है।
एक और दूसरा क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया, कार्बन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड उपयुक्त में से कौन फसल या बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? 1, 2, 3, 4 जो मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों गैसें जो हैं फसल बायोमास के अवशेषों को जलाने पर उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं। अगली न्यूज है हमारी, कछुओं और हार्ड शेल टर्टल का अवैध व्यापार। टर्टल का जो कछुओं का है अवैध व्यापार हो रहा है। प्रेलिम्स के रूप में टर्टल, भारतीय स्टार कछुआ, ओलिव रिडले, ग्रीन टर्टल। मेंस के लिए कछुआ और टर्टल के लिए प्रमुख खतरे और वन्यजीव तस्करी चर्चा में क्यों है? द ओरिक्स द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन। ओरिक्स द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन में प्रकाशित फ्रॉम पेट्स टू प्लेट्स नामक एक हालिया अध्ययन में कछुओं को और हार्ड शेल टर्टल के अवैध व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। यह अध्ययन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के काउंटर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग प्रोग्राम से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? चेन्नई ट्रैफिकिंग नेटवर्क में अग्रणी। चेन्नई जो है ट्रैफिकिंग नेटवर्क है इसका सबसे ज़्यादा, मतलब वहाँ पर ट्रैफिकिंग हो रही है। चेन्नई कछुआ और हार्ड शेल टर्टल ट्रैफिकिंग नेटवर्क में प्राथमिक नोड के रूप में उभरा है। यह शहर वैश्विक पालतू पशु व्यापार की एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिससे इन सरीसृपों के अवैध व्यापार को सहायता मिलती है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अनंतपुर, आगरा, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में जो है, हावड़ा, भारत बांग्लादेश की सीमा के पास इस नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कछुओं और टर्टल की तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मुख्य रूप से घरेलू सॉफ्ट शेल टर्टल की तस्करी हो रही है यहाँ पर। सॉफ्ट शेल टर्टल की तस्करी मुख्य रूप से घरेलू प्रकृति की है। भारत से सॉफ्ट शेल टर्टल की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी ज़्यादातर बांग्लादेश तक ही की सीमित है। मतलब अधिकतर जो सॉफ्ट शेल टर्टल है उसकी जो मतलब उसको जो तस्करी जो की जा रही है बांग्लादेश तक ही है, बांग्लादेश को की जा रही है भारत से। एशियाई कछुओं पर संकट है। कछुओं और मीठे जल के टर्टलों की वन्य आबादी को पालतू जानवरों और भोजन एवं दवाओं के अवैध व्यापार से भी भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। भारत में संकटग्रस्त कछुए और मीठे जल के टर्टल TFT की 30 प्रजातियों में से कम 15 का अवैध तरीके से व्यापार किया जाता है। मीठे जल की प्रजातियों में जैसे कि भारतीय फ्लैग शेल टर्टल की अवैध बाजारों में बहुत मांग है। मतलब इनकी बड़े स्तर पर मांग भी है, अवैध व्यापार के बाजारों में व्यापार किया जाता है इनका। भारतीय सॉफ्ट शेल टर्टल, जिसे गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल भी कहा जाता है, गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल भी इसको कहा जाता है, भारतीय सॉफ्ट शेल टर्टल को। मीठे जल का सरीसृप है जो उत्तरी एवं पूर्वी भारत में गंगा, सिंधु और महानदियों में पाया जाता है। तस्करी के नेटवर्क का तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि सॉफ्ट शेल टर्टल की तस्करी के नेटवर्क की तुलना में कछुए और हार्ड शेल वाले टर्टलों की तस्करी का भी नेटवर्क भौगोलिक स्तर पर अधिक व्यापक था। ये अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से संबंधित थे। कछुए और हार्ड शेल टर्टल की जटिल मार्ग से होती है, जो तस्करी है इनकी जटिल मार्गों से होती है, मतलब चोरी छुपे। जबकि सॉफ्ट शेल टर्टल की तस्करी मुख्य रूप से स्रोत गंतव्य एक दिशात्मक मार्ग का पालन किया जाता है। तस्करी के लिए किए गए टर्टल की गंभीर स्थिति है। अवैध व्यापार में शामिल टर्टल प्रायः निर्जलित, भूखे और घायल अवस्था में पाए जाते हैं। तस्करी किए गए टर्टल की उच्च मृत्यु दर इस मुद्दे का समाधान करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। कछुए और हार्ड शेल टर्टल सभी कछुए टर्टल हैं क्योंकि वे टेस्टुडाइन्स चेलोनिया वर्ग के हैं। कछुओं को जमीन पर रहने के कारण अन्य टर्टल से अलग किया गया है। टर्टल की कई, हालांकि सभी नहीं, प्रजातियां आंशिक रूप से जली होती हैं। सभी प्रजातियां इसकी मतलब जरूरी नहीं कि जली हों। हार्ड शेल टर्टल के कवच सख्त, हड्डीदार होते हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।
उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईसीएन के अनुसार कछुओं और टर्टल की अधिकांश प्रजातियां असुरक्षित हैं, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। इंडियन स्टार कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ और हरा कछुआ, ये तीनों कछुए ये सभी कछुए जो भारत के हैं। भारत में कछुआ हार्ड शेल टर्टल के कुछ उदाहरण हैं। सॉफ्ट शेल टर्टल ट्राइनोकेडी परिवार के सरीसृपों का एक बड़ा समूह है। उन्हें सॉफ्ट शेल्स कहा जाता है क्योंकि उनके खोलों, कवचों और कठोर सल्कों का अभाव होता है। इनके कवच चमड़े जैसे लचीले होते हैं। वे प्राय मिट्टी, रेत और उथले जल में रहते हैं। भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले सॉफ्ट शेल टर्टल इंडियन फ्लैप शेल कछुए, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल कछुए और लिथ्स सॉफ्ट शेल कछुए हैं। ये है कछुआ, टॉर्टोइस और ये है टर्टल। ये टर्टल, ये कछुआ। शायद कछुए को तो सभी ने देखा होगा, टर्टल को शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं। इनका जो कवच होता है, कवच का आकार कछुए का गुंबदाकार होता है, गोलाकार भारी कवच होता है। और जो टर्टल होते हैं इनका पतले और अधिक सुव्यवस्थित होता है। कछुए का मुख्यतः स्थलीय भूमि में निवास होता है और जल में जीवन के लिए अनुकूलित होता है। कौन? टर्टल। मुख्यतः शाकाहारी होता है कछुआ। ये टर्टल जो होता है सर्वाहारी या शाकाहारी दोनों होता है। इनके मोटी स्तंभाकार टांगे जैसे पंजे जैसी उंगलियां भी होती हैं। इनके और टर्टल के तरड़क पाद जालीदार पैर होते हैं जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। दक्षिणी चीन सागर एक बार फिर से चर्चा में है। चाइना का जो प्रभुत्व है। दक्षिण चीन सागर प्रीलिम्स के लिए दक्षिण चीन सागर, स्प्रेटली द्वीप समूह, पार्शल द्वीप समूह, प्रतास द्वीप समूह, नटुना द्वीप, स्कारबोरो सोल, आसियान, संयुक्त राष्ट्र, समुद्री कानून, अभिसमय। मेंस के लिए दक्षिण चीन सागर का महत्व और संबंधित मुद्दे चर्चा में क्यों है? हाल ही में फिलीपींस के तटरक्षकों ने स्कारबोरो सोल के लैगून के प्रवेश द्वार पर चीनी जहाज़ों द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटा दिया। जो चीनी जहाज़ों द्वारा मतलब अवरोध लगाए गए थे उनको हटा दिया इन्होंने। फिलीपींस के जो तटरक्षक थे। यह घटना तब हुई जब चीनी तटरक्षक जहाज़ों ने फिलीपींस के नौकाओं को प्रवेश करने से रोकने के लिए 300 मीटर लंबा अवरोध लगाया, जिससे दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से चल रहा तनाव बढ़ गया एक बार फिर से। फिलीपींस रिमूव्स चाइना सी बैरियर। फिलीपींस ने चाइना के जो बैरियर थे उनको हटा दिया। ये आप देख सकते हैं फिलीपींस यहाँ पर है। दक्षिण चीन सागर का महत्व क्या है? सामरिक स्थिति है। दक्षिण चीन सागर की अपनी सामरिक स्थिति है। यहाँ पर व्यापार मतलब बड़े स्तर पर दक्षिण चीन सागर से होता है। सामरिक स्थिति दक्षिण चीन सागर की सीमा उत्तर में चीन, ताइवान से, पश्चिम में भारत, चीनी प्रायद्वीप, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर सहित, दक्षिण में इंडोनेशिया, ब्रुनई और पूर्व में फिलीपींस से लगती है। पश्चिम फिलीपींस सागर के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी से फिलीपींस सागर के रूप में जाना जाता है। यह ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुजान जलडमरू द्वारा फिलीपींस सागर से प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र से जुड़ा हुआ है। व्यापारिक महत्व है। वर्ष 2016 में इसे 3.3 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर मूल्य का व्यापार दक्षिण चीन सागर के मध्य से किया गया था, जिससे यह महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक मार्ग बन गया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के अनुसार मात्रा के हिसाब से वैश्विक व्यापार का 80% हिस्सा जो विश्व का जो व्यापार होता है मूल्य के हिसाब से 70% हिस्सा समुद्री मार्ग से किया जाता है, जिसमें 60% एशिया से होकर गुजरता है। कितना? 60% एशिया से होकर जाता है जितना भी व्यापार होता है।
पूरा 100% व्यापार होता है, उसमें से 60% एशिया से होकर गुजरता है। वैश्विक नौ परिवहन का 1/3 हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। जितना भी टोटल व्यापार होता है उसमें से 1/3 हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर जाता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। दक्षिण चीन सागर पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसका अनुमानित 64% कितना 64% व्यापार इस क्षेत्र से होता है। इसके विपरीत अमेरिकी व्यापार का लेवल मात्र कितना 14% जल मार्गों से परिवहन होता है। भारत अपने लगभग 55% व्यापार के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। किस क्षेत्र पर? दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र पर। मत्स्य क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर एक समृद्ध मत्स्य क्षेत्र भी है, जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। दक्षिण चीन सागर में प्रमुख विवाद क्या हैं? विवाद क्या है इसमें? दक्षिण चीन सागर विवाद का केंद्र भूमि सुविधाओं, द्वीपों, चट्टानों और उनसे संबंधित क्षेत्रीय दावों के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े विवाद हैं, क्योंकि छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं और चाइना उन पर आक्रमण करता रहता है, मतलब उनको घेरे की नीतियों द्वारा घेरता रहता है, कहीं कुछ करता है, मतलब उनके उंगली करता रहता है। तो यहाँ पर द्वीपीय जो देश हैं वो इससे परेशान रहते हैं। तो दक्षिण चीन सागर में प्रमुख द्वीप चट्टान संरचनाएं स्प्रैटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, प्रैटस नटुना द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल इत्यादि हैं। इस क्षेत्र में लगभग 70 प्रवाल द्वीप और टापू हैं। विवाद के अधीन है 70। चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान सभी इन विवादित क्षेत्रों पर 90 से अधिक चौकियां बना रहे हैं। बताओ, ये कहते हैं हमारा हो जाए, वो कहते हैं हमारा हो जाए। और चाइना बड़ा देश है तो ये सब डरते हैं इनसे। चीन अपने 9 डैश लाइन मानचित्र के साथ समुद्र के 90% हिस्से पर दावा करता है। यही तो इसकी प्रॉब्लम है। यह नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने द्वीपों का भौतिक रूप से विस्तार किया है, वहाँ सैन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण किया है, अपना सैन्य प्रतिष्ठान बना देता, फिर कहता है ये हमारा द्वीप है। चीन पारासेल और स्पेटली द्वीप समूह में विशेष रूप से सक्रिय है। पारासेल और स्पेटली द्वीप समूह वर्ष 2013 से व्यापक ड्रेजिंग एवं कृत्रिम द्वीप निर्माण में संलग्न होकर 3200 एकड़ नई भूमि का निर्माण कर रहा है। मतलब 3200 एकड़ नई भूमि का निर्माण कर रहा है। चीन निरंतर तटरक्षक उपस्थिति के माध्यम से स्कारबोरो शोल को भी नियंत्रित करता है। अब तटरक्षक उसके पास खूब बड़ी मात्रा में है, इसलिए वो नियंत्रित करता है। विवाद सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कोड ऑफ कंडक्ट COC चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच चर्चा का उद्देश्य स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक COC स्थापित करना है, लेकिन आंतरिक आसियान विवादों एवं चीन के दावों की भयावहता के कारण इसकी प्रगति धीमी है। हो ही नहीं पाता, वो सहमत नहीं हो पाता चाइना। पार्टियों के आचरण पर घोषणा DOC वर्ष 2002 में आसियान और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए DOC को अपनाया था। पार्टियों के आचरण पर घोषणा कर दी गई थी। DOC का उद्देश्य COC के लिए मार्ग प्रशस्त करना था, जो अभी भी अस्पष्ट है। अभी तक कोई भी उसका मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया जिससे कोई रास्ता निकल सके। मध्यस्थता कार्यवाही वर्ष 2013 में फिलीपींस ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अनक्लॉज के तहत चीन के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी। अब फिलीपींस ने शुरू करी। वर्ष 2016 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय PCA ने चीन के 9 डैश लाइन दावे के खिलाफ निर्णय सुनाया था और कहा कि अनक्लॉज के साथ यह संगत नहीं है। अब चीन के खिलाफ भी 9 डैश लाइन खिलाफ है, 9 डैश लाइन जो चाइना के है, इसके खिलाफ भी निर्णय आ गया था। उसके बावजूद अनक्लॉज मतलब उसने बता दिया था कि जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है, इसने बता दिया था कि ये अनक्लॉज से संगत नहीं है। चीन ने मध्यस्थता के निर्णय को खारिज कर दिया। PCA के अधिकार को चुनौती देते हुए अपनी संप्रभुता एवं ऐतिहासिक अधिकारों का दावा कर दिया चाइना ने। नोट अनक्लॉज के तहत प्रत्येक देश 12 समुद्री मील तक क्षेत्रीय समुद्र और क्षेत्रीय समुद्री रेखा आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ स्थापित कर सकता है।
आगे की राह में हम क्या सुधार इसमें देख सकते हैं। बहुपक्षीय जुड़ाव राजनयिक प्रयासों को सुविधाजनक बनाने किसी भी समाधान का निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों विशेष रूप से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप होना सुनिश्चित करते हुए संबद्ध क्षेत्र के बाहर देशों के सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण भी इससे बहुत जरूरी है। दक्षिण चीन सागर में समुद्री पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों हेतु परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। वर्ष 1950 के दशक से इस क्षेत्र में मछलियों के कुल स्टॉक में लगभग 70 से 95% तक की गिरावट को देखते हुए इन सहयोगों में अवैध मत्स्य पालन की समस्या का निपटान, प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता को संरक्षित करने के उपाय शामिल हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रवाल भित्तियों के प्रति दशक 16% की गिरावट देखी जा रही है, मतलब देखी गई है। मरीन पीस पार्क दक्षिण चीन सागर में मरीन पीस पार्क अथवा संरक्षित क्षेत्र के निर्माण की संभावनाओं पर विचार भी किया जा सकता है। स्थलीय राष्ट्रीय उद्यानों के समान इन क्षेत्रों को अनुसंधान, संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन जैसी गैर राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर अनुसंधान किया जा सकता है, संरक्षण उसको प्रदान किया जा सकता है, पारिस्थितिक पर्यटन जैसी कई जो सुविधाएं हैं उनको देखा जा सकता है। यहाँ पर मेंस का एक प्रश्न था यूपीएससी 2016 का, शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। वर्ष 2016 का है। भारत और अर्जेंटीना, अगली न्यूज है, भारत और अर्जेंटीना के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा समझौता और अर्जेंटीना, इसके बॉर्डर ऑर्डर के विषय में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स के लिए भारत अर्जेंटीना संबंध बहुत ही कम पूछा जाता है ऐसा, मतलब रिलेशन। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में एक सामाजिक सुरक्षा समझौते सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में पेशेवरों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। इस समझौते से दोनों देशों को पेशेवरों के लिए जोखिम मुक्त अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता मिलना अपेक्षित है। सामाजिक सुरक्षा समझौता क्या है ये, परिचय इसका देखते हैं। यह दोनों देशों के श्रमिकों और पेशेवरों के अधिकारों और सामाजिक लाभ की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बहुत सारे लोग भारत के अर्जेंटीना में रहते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिकी देश है, काफ़ी लंबी सीमा साझा करता है, समुद्र से भी उसकी लंबी सीमा साझा करता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक देश है, क्योंकि भारत के लिए भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो दोनों देशों के बीच में आपसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर हैं, उनको मतलब व्यापार में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए, इसके लिए दोनों देशों का समझौता हुआ है। यह दोनों देशों श्रमिकों और पेशेवरों अधिकारों के सामाजिक लाभ की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसकी आवश्यकता क्यों? अर्जेंटीना में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और भारत के रोजगार की इच्छा रखने वाले अर्जेंटीना के नागरिकों की बढ़ती संख्या इस कानूनी ढांचे की आवश्यकता का प्रमुख आधार है। अर्थात जो मैंने आपको पहले बता दिया कि मतलब जो लोग वहाँ पर हैं भारत के अर्जेंटीना में, और उनको बहुत ही मतलब इसकी आवश्यकता थी। इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? एसएसए भारत और अर्जेंटीना दोनों की सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कानून पर लागू होता है, जिसमें वृद्धावस्था, उत्तरजीवियों और पेंशन तथा नियोजित व्यक्तियों के लिए पूर्ण विकलांगता पेंशन आदि शामिल हैं। यह समझौता अस्थायी आधार पर दूसरे देश में काम करने वाले कामगारों और परिवार के सदस्यों को विभिन्न अधिकार और लाभ प्रदान करता है। इन लाभों में सेवानिवृत्ति या पेंशन के लिए नगद भत्ते, किराया, सब्सिडी, एकमुश्त भुगतान, सभी स्थानीय कानून के अनुसार बिना किसी कटौती के संशोधन, निलंबन, दमन या प्रतिधारण के शामिल हैं। ऐसे बीमा अवधि को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। बीमा अवधि को जो विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा बनाता है, जिसमें योगदान, अंशदायी लाभ तथा दूसरे देश में काम करने वाले कामगारों के लिए उनके निर्यात के साथ जमा की गई सेवाओं की अवधि भी शामिल है। इस ढांचे में एयरलाइंस जहाज़ों के चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। यह समझौता अर्जेंटीना में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंशदायी लाभों से संबंधित कानून का उल्लेख करता है। यह समझौता दोनों देशों के
सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए लाभ योगदान के नुकसान के खिलाफ पेशेवरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और इस प्रकार पेशेवरों एवं श्रम बल को अधिक से अधिक गतिविधि करने की सुविधा प्रदान करेगा। भारत अर्जेंटीना संबंध, राजनीतिक संबंध है भारत और अर्जेंटीना के साथ। फरवरी 2019 में भारत अर्जेंटीना संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर विस्तारित कर दिया गया था और भारत ने वर्ष 1943 में ब्यूनस आयर्स में एक व्यापार आयोग की शुरुआत की। ब्यूनस आयर्स में वर्ष 1943 में, जब अंग्रेजों का ज़माना ही था, जिसे बाद में वर्ष 1949 में दक्षिण अमेरिका में भारत के पहले दूतावासों में से एक में बदल दिया गया। अर्जेंटीना ने वर्ष 1920 के दशक में कलकत्ता में एक वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में दूतावास के रूप में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले ही मतलब अर्जेंटीना ने अपना 1920 में ही स्थापित कर दिया था दूतावास, और भारत ने इसको मतलब वर्ष 1950 में, जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारा जो ये अर्जेंटीना का दूतावास है, सभी मतलब लगभग सभी दूतावास दिल्ली में ही स्थानांतरित कर दिए गए। तो ये भी मतलब 1950 में दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। आर्थिक संबंध कैसे हैं हमारे? भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा भागीदार है भारत, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में 6.4 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का है, ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि 2022 में देखने को मिली। अर्जेंटीना को भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम तेल, कृषि रसायन, यार्न, कपड़े से बने उत्पाद, कार्बनिक रसायन, थोक दवाएं, दोपहिया वाहन आदि शामिल हैं। दोपहिया वाहन। अर्जेंटीना से भारत के आयात की प्रमुख वस्तुओं में वनस्पति तेल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी, चमड़ा, अनाज, अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पादों तथा दालें भी यहाँ से निर्यात करी जाती है अर्जेंटीना को। सांस्कृतिक संबंध भारत और अर्जेंटीना के बीच ऐसे सांस्कृतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, जैसे वर्ष 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर की अर्जेंटीना यात्रा, वर्ष 1968 में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा विक्टोरिया ओकाम्पो को मानद डॉक्टरेट का पुरस्कार देना, वर्ष 1968 में। आतंकवाद से बचाव, काउंटर टेररिज्म। भारत और अर्जेंटीना से आतंकवाद से लड़ने के लिए एक अलग संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। अर्जेंटीना ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, आह्वान किया और किसी भी देश को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आतंकवादी हमले करने के लिए नहीं करने देना चाहिए। अर्जेंटीना राजधानी, अर्जेंटीना के विषय में जानते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसकी राजभाषा स्पेनिश है, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिकी देश है और अमेरिकी देश है, यहाँ पर यूरोपीय लोग ही अधिकतर लोग रहते हैं। यहाँ पर जो उनके वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, उनको वहाँ के लोगों ने जैसे भारत के लोगों को गुलाम बनाया था, वैसे ही वहाँ के लोगों को भी गुलाम बनाया था। तो यहाँ की भाषा देखो कौन सी है, स्पेनिश है, स्पेनिश भाषा। और स्पेन कहाँ है? यूरोपीय देश है स्पेन, पुर्तगाल के पास। अर्जेंटीना की क्षेत्रफल विश्व का 60वां सबसे बड़ा देश है और यह देश दक्षिण में पश्चिमी चिली, उत्तर में बोलीविया, पराग्वे और पूर्व में ब्राज़ील, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर से जुड़ाव रखता है। एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत सेरो एकांकागुआ है। अर्जेंटीना संसाधनों से समृद्ध है। संसाधन यहाँ पे काफ़ी बेहतर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम और अन्य संसाधन भी पाए जाते हैं। इसके पास सुशिक्षित कार्यबल है और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक तो ब्राज़ील है, दूसरा अर्जेंटीना। देश को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एंडीज, उत्तर पंपास, पेंटागोनिया। और पंपास कृषि प्रधान क्षेत्र है। पंपास जो है यहाँ का, एंडीज उत्तर और पंपास और पेंटागोनिया। जो पंपास है कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ का। आज यहाँ का समाप्त होता है डेली न्यूज़ करंट अफेयर। जैसा आप लोगों को लगता है कि हम इसको डेली डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के साथ इसमें शेयर करते रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को बताते रहें। हमें लगता है कि अगर ये सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारा रिवीजन होता रहता है और 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे में, 40 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे में हमारा रिवीजन हो जाता है और सभी जो न्यूज़ होती हैं कवर हो जाती हैं। दृष्टि की वेबसाइट से हमने इसको मतलब उठा करके आपको दिया है और बेहतर मतलब
कोचिंग संस्थानों में से एक मानी जाती है दृष्टि की वेबसाइट। तो करंट अफेयर के लिए आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटा, इससे न्यूज़ कवर हो जाते हैं। आपको केवल देखना है और सुनना है। अच्छे से ध्यान से देखिए और सुनिए आराम से, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।